हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, यानी कि नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने लागू किया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत हमारे स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन में यानी कि उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनसे बच्चों के और उनके पढ़ाई पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है वो 34 साल बाद आया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग 34 साल पुरानी जो नीति बनी थी उस पद्धति के हिसाब से हम लोग अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और ये बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया है जो कि 34 ईयर पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी उसको चेंज करके, जो यानी कि 1986 में इसके आई थी, और अभी 34 इयर्स बाद यानी कि 2020 में ये आई है। जो पहली शिक्षा नीति जो बनी थी वो 1968 में बनी थी, जो दूसरी बनी थी वो 86 में बनी थी, और जो तीसरी बनी है वो अभी 2020 में बनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैपिंग। उसके बाद दूसरी बात ये जानने वाली है कि अब से जो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वो अब से इस नाम से नहीं जाना जाएगा, अब से इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। यानी कि जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं हमारे एमएचआरडी के मिनिस्ट्री, अब वो एमएचआरडी के मिनिस्ट्री ना होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर होंगे। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो ये कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, और ऐसे स्टेप की जो है जरूरत एजुकेशन सेक्टर में थी। क्यों थी? क्योंकि आज के कुछ साल पहले से हम लोग देख सकते हैं या फिर और भी पहले देख सकते हैं कि कितने ज्यादा जो है अब बच्चे जो है सुसाइड कर लेते थे। जो नंबर ऑफ ड्रॉप आउट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में उसकी बढ़ गई थी। इस सबको कम करने के लिए आईआईटीज ने या फिर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने स्टेप लिया था कि उनको अगर वो ड्रॉप आउट करते हैं तो उन्हें कुछ डिग्री दे दी जाएगी। बच्चों को कॉलेज में बनाए रखने के लिए या फिर उनको कॉलेज ऐसे बर्डन न लगे उसको कंट्रोल करने के लिए कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज क्लब कुछ ही यूनिवर्सिटीज में स्टैब्लिश की गई थी। यानी कि यूनिफॉर्मिटी जो एजुकेशन में जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थी वो बिल्कुल भी पूरे भारत में नहीं थी, केवल गिने चुने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में थी। बच्चों को की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी बहुत सारी बदलाव किए गए। जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बदलाव किया गया, और ये जो बदलाव लाना जो था ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई कम, मजेदार चीजें कम, एक एक्टिविटी कम, बर्डन ज्यादा लगने लग रही थी। बहुत सारे बच्चे भी जो है सुसाइड तक भी करने के लिए स्टेप जो ले लेते। और दूसरी बात ये है कि वो एक वास्ट फील्ड जो होता है जिनका जो अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते थे। तो ये और कई सालों से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो बोर्ड्स के जब रिजल्ट आते थे तो जो बच्चों के जो नंबर थे उनको लोग एकदम मतलब कुछ इस तरीके का ले लेते थे कि नंबर से ही सब कुछ डिटरमाइन होगा, आपका फ्यूचर, करियर, तमाम तरीके की चीजें। जब बोर्ड के रिजल्ट आते थे तो तरह तरीके के काउंसलर, बड़े बड़े एजुकेशन कंसल्टेंसिंग फर्म या फिर बड़े बड़े मिनिस्टर सब अपने अपनी राय देने लगते थे। लोग अपने यहाँ तक स्कोर कार्ड शेयर करने लगते थे ताकि बच्चे जो है कुछ तरीके के डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर ये जो सोशल प्रेशर है या फिर जो ये पीयर प्रेशर है इसके शिकार ना हो जाए। तो यार आप देख सकते हैं कि इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी चीजों को कम करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में हर एक उस पहलू पर काम किया गया है। स्कूली शिक्षा में उसकी प्रणाली चेंज कर दी गई है, 10+2 से हटा करके 5+3+3 पर 4 कर दिया गया। एंड हाँ, क्लास 6 से जो है बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें लाई गई हैं। एंड हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो है बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन देने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और हायर एजुकेशन का जो इस पॉलिसी का जो मेन थ्रस्ट है, जो मेन फोकस है वो भी यही है। तो इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे मोस्टली जो मेरे नोन पर्सन है वो अंडर ग्रेजुएट से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बात जाननी बहुत जरूरी है। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 के एग्जाम दे चुके हैं और वो उनका इस साल जो है फर्स्ट ईयर होने वाला है, तो उनके लिए ये भी काफी यूजफुल वीडियो होगा। और जो ये पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो इफेक्ट है, हो सकता है कि इस सेमेस्टर या फिर इस एकेडमिक सेशन से ना दिखने को मिले, बट अगले सेशन से हमें इसका जो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखने को मिल सकता है, या फिर हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ जो भी चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है वो होने वाली है।
इस वीडियो में जो है मेनली हम अंडर ग्रेजुएट के ही बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए क्या क्या मेजर चेंजेस लाए गए हैं, किस तरीके की जो एक पहले जो सिस्टम थी उसको चेंज करके पूरी एक नई तरीके की सिस्टम लाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो मेजर चेंजेस लाया गया है, फिर जो गवर्नमेंट का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है जो कि वर्तमान समय में 26% इसको बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया 2040 तक। पहले ये जान लेते कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है क्या, यानी कि जितने भी बच्चे जो मौजूद हैं वो उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं या फिर अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए जो पैरामीटर या फिर जो मेजरेबल क्वांटिटी जो टर्म यूज किया जाता है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ही है। इसी से पता चलता है कि कितने बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन सबकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी सोचा गया है, और उसके बाद से उनमें जो ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे उसमें आ सके उसके लिए भी योजना बनाई गई है। जो दूसरा और जो सबसे बड़ा जो मेजर स्टेप लिया गया वो ये है कि एजुकेशन को पूरी तरीके से हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रख देना है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, इवन वो आईआईटीज में क्यों ना हो, वो साइंस का बच्चा हो तो उसको आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की नॉलेज दी जाए, उसको नॉलेज हो। और जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का बच्चा है उसको जो है उसको कुछ सॉफ्ट स्किल या फिर वोकेशनल कोर्सेज स्टडीज उसको भी कराई जाए, यानी कि सब कुछ ना कुछ हर एक स्ट्रीम के बारे में कुछ ना कुछ जाने और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़े। यानी कि अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं या फिर बाई चांस फ्यूचर में अगर हमारा स्ट्रीम चेंज हो गया तो उससे मेरी एकेडमिक का 1% यूटिलाइजेशन होगा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे घबरा जाते थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अब देखने को मिल जाते हैं कि जो आईआईटी से करके फिर यूपीएससी की तरफ या फिर कैट की तरफ या फिर अलग अलग फील्ड में डेविएट हो जाते, तो उनकी जो पुरानी जो पढ़ाई का 1% भी वहां पर यूटिलाइज नहीं होता था। तो इस चीजों को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लिया और ये काफी सराहनीय है, और इसकी जरूरत वर्तमान समय में 21st सेंचुरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। तीसरा और जो सबसे बेस्ट डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया है कि अब जो बच्चे जो ऑलरेडी जो अपने कॉलेज में रह करके जो ड्रॉप आउट कर देते थे या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम, उसकी वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ जाता था, तो उनसे उनको किसी भी तरीके की डिग्री नहीं मिलती थी और उनका जो पूरा वो ईयर है वेस्ट चला जाता था। तो इससे बच्चों को काफी नुकसान होता था। इसको कम करने के लिए जो हमारी सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के तहत जो प्लानिंग की है वो ये की है कि पहले तो है उसने इस जो एकेडमिक जो हमारा 3 साल का जो कोर्स रहता है बैचलर का, उसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि उसको जो है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन दे दिया गया है। यानी कि अगर आप 3 साल के प्रोग्राम में अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अगर कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है या फिर अगर आप छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा, और आप पूरा कंप्लीट करके 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको जो है बैचलर की डिग्री मिलेगी, यानी कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। और बात यह आती है कि गवर्नमेंट ने अगर आप 1 साल के बाद अगर आप छोड़ दिए हैं तो आप बाद में भी आकर के पढ़ सकते हैं, और आपका जो ये क्रेडिट है उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी में रखा जाएगा, जहाँ पे ये जो कि एक डिजिटली तरीका से आपका पूरा क्रेडिट एक जगह स्टोर किया जाएगा, ताकि आप दोबारा जब आपका पढ़ाई कंटिन्यू करें तो आप जिस ईयर में छोड़ें उसके अगले ईयर से स्टार्ट करें और फिर आपके जो पुराने क्रेडिट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये सबसे बेस्ट है और इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम लोग अपने कुछ साल पहले देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ड्रॉप आउट थे वो भी ज्यादा बढ़ रहे थे। अब बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान भी नहीं जा रहा था, और ऊपर से वो ज्यादा स्किल कोर्सेज की तरफ इनरोल कर रहे थे। गवर्नमेंट ने स्किल कोर्सेज पे फोकस किया, जिसको हम लोग आने वाले पॉइंट्स में बात करेंगे। चौथा और बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट ने ये लिया है कि जो ये 3 साल की जो बैचलर की जो ये डिग्री थी उसको कंप्लीट करने के लिए जो ऑप्शन है वो 3 साल एंड प्लस 4 साल, यानी कि दोनों का ऑप्शन रखा है। यानी कि जो बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्स करना चाहते हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो 3 साल कंप्लीट करके अपनी डिग्री ले सकते हैं बैचलर की, या फिर 4 साल कंप्लीट करके ले सकते हैं। ये जो 4 साल वाला ये उनके लिए सबसे अच्छा होगा, उन बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा होगा जो रिसर्च इंथुसियास्ट है, यानी कि जो रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो चौथा ईयर होगा वो पूरी तरीके से रिसर्च डेडिकेटेड होगा। जो हमारा 5वां जो पॉइंट होगा वो मास्टर प्रोग्राम से
होगा, यानी कि अगर आप अपने मास्टर्स की पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस लागे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बैचलर की प्रोग्राम की चेंजेस बता दी है, उसी से ये वाला जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड है। कैसे है कि अगर आपने 3 साल की अगर अपनी यूजी की पढ़ाई अगर कंप्लीट कर ली है, अगर आपने डिग्री ले ली है, तो आपको मास्टर करने के लिए आपको 2 साल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 साल अगर कर लिया है, 4 साल की अगर यूजी का कोर्सेज कर लिया और 4 साल की डिग्री ले ली है विद रिसर्च के साथ, तो आपको जो है मास्टर का कोर्स 1 ही साल करना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल का लिया है तो जो आपको 2 साल करना पड़ेगा, और जो दूसरा होगा वो भी रिसर्च, फुल्ली रिसर्च डिवोटेड होगा। और एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि अगर कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये भी ऑप्शन दिया गया कि वो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का वो जो कोर्स रखे, जो कि 5 साल का है। वर्तमान समय में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रखती हैं, बस काफी लिमिटेड है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IISER है, NISER है, ISC है, जो कि ये 4 साल वाली बीएससी की रखती है। 4 साल वाली जो बीएससी अगर हो जाएगी तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो बीएससी करके बच्चे सीधा GET का एग्जाम दे सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी ये कि उसको करने के बाद उनको एमएससी जॉब वो करने जाते हैं तो उनमें काफी उनको हेल्प मिलती है। और इससे जो है रिसर्च फील्ड में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है 4 साल वाली बीएससी से काफी प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन जो 3 साल वाली होती है उससे उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता और बच्चों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट डिसीजन है उनके लिए, जो साइंस वाले बच्चों के लिए एंड अदर फील्ड वाले बच्चों के लिए भी। कुछ चेंजेस पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी लाए गए हैं। वो चेंजेस ये लाए गए हैं कि अगर जो बच्चा पहले तो पीएचडी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2 तरीके से रख दी गई है। पहला मास्टर प्रोग्राम जो अभी थी, जो बाद में भी रहेगी, और दूसरा ये कि जो कोई यूनिवर्सिटीज या फिर ऐसा भी रिक्वायरमेंट कोई यूनिवर्सिटीज मांग सकती है कि जो बच्चे 4 साल वाली बैचलर की डिग्री की है वो भी डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। और दूसरा ये काम किया गया है कि जो एमफिल की जो डिग्री है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि केवल एक प्रोग्राम रहेगा, वो रहेगा पीएचडी एमफिल जैसी कोई भी चीज इस पॉलिसी के बाद से नहीं रहेगी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है पूरी तरीके से। जो 7वां और सबसे मजेदार जो चेंजेस जो गवर्नमेंट ने लाया है वो ये किया है कि इंडिया में जो रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, फोस्टर करने के लिए, उसने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को सेटअप करने का, एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है। करंट टाइम में जो जीडीपी का जो केवल 0.46% जो है ही रिसर्च पे खर्चा किया जाता है। और अगर हम लोग देश से कंपैरिजन करें, जैसे कि अगर यूएसए से कंपैरिजन करें तो जिसका 2.8% है, इजराइल से कंपैरिजन करें तो 4.5 है, और अगर साउथ कोरिया से कंपैरिजन करें तो 4.2% है। यानी कि हम लोगों का देश जो है ढंग से 0.5% भी नहीं कर पाता है, यानी कि यार अगर ओवरऑल करें तो 1% भी नहीं है। तो इसको जो है बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया है कि वो एक NRF की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्टैब्लिश करेगा, जिसका मेन काम होगा कि अलग अलग जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, HEIs जो है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, उनको जितनी रिसर्च के लिए जितनी भी जरूरत वाली चीजें हैं उनको उनमें हेल्प करना, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम करना, और बच्चों को मोटिवेट करना रिसर्च के तरफ जाने के लिए। तो यार ये सबसे बेस्ट होगा अगर इस तरीके की कुछ चीजें स्टैब्लिश होती हैं। और हमारे कंट्री में जो रिसर्च एंड इनोवेशन की जो अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही कम है, गिने चुने IITs एंड ISCs में ही अवेलेबल है। तो इसको बूस्ट करना, इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे रिसर्च के लिए इंडिया में जो करना चाहते हैं उनके पास बहुत ही कम जो है संसाधन या फिर रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में ऐसा कुछ बढ़िया चीजें हो जाए अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है इसको बूस्ट करने के लिए। अब ये तो रही हमारी सारी चेंजेस। अब बात ये आती है कि इन सबको मॉनिटर या फिर रेगुलेट करने के लिए, फिर गवर्न करने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो पूरी एक एम्ब्रेला की तरह काम करे, उन सभी चीजों को अपने अंदर रखे और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू एंड प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म्स के थ्रू ये अच्छी तरीके से चले। तो इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की एस्टेब्लिशमेंट करने की जो प्लानिंग बनाई है, यानी कि जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ने उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए इसके बारे में सोचा। इसके जो है 4 पिलर होंगे, जो कि ये होंगे नेशनल हायर रेगुलेटरी काउंसिल होगा NHERC, जनरल एजुकेशनल काउंसिल होगा फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए,
हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगा फंडिंग के लिए, एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा जो कि ग्रेड प्रोवाइड करेगा कॉलेजेस को या फिर यूनिवर्सिटीज को। तो ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और ये सारे मिल करके इन जो पूरा जो इंडिया को जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे अचीव करने के लिए जो एजुकेशन है वहां तक ले जाने की कोशिश करेगा। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो जो हायर एजुकेशन के लिए यही था कि इंडिया को है ग्लोबल पावर ऑफ नॉलेज बनाना है और यहाँ की जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको ऊपर तक ले जाना है। सो गाइस, ये रही हायर एजुकेशन में लाए मेजर चेंजेस की और कुछ मेजर डिसीजन के एंड कुछ मेजर इंप्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ने उठाए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सो गाइस, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई। सो सी यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस, बाय बाय।